सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे आप सब? बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मैं डिकोड करूं जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था, जो आपके लिए बिल्कुल बाउंसर रहे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। इसमें सारी की सारी गलती मैं जेकेएसएसबी पे डालता हूं, और जिस एग्जामिनर ने ये पेपर सेट किया है, स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ना ही वो पोस्ट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है, ना ही वो पोस्ट है रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पेपर कोई भी आता है। अगर मैं सीडीएस में भी कुछ एमसीक्यूज बनते हैं कंप्यूटर के, वो सीधे कंप्यूटर अवेयरनेस पे सवाल आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। चाहे अगर मैं बात करूं इंटरनेट पे, चाहे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी अगर मैं कह लूँ, तो उस पर सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इस आपकी कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं जो जूनियर असिस्टेंट में आया था, अब मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें आए कहाँ कहाँ से सवाल थे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें आर्किटेक्चर पे, आप आर्किटेक्चर जो सीपीयू का है उसके अंदर की जो वर्किंग होती है सीपीयू के अंदर, पाइपलाइनिंग वगैरह, डेटा हजर्ड्स, रजिस्टर्स, फिर एएलयू का जो हार्डवेयर लॉजिक होता है उसके ऊपर सवाल है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन उसके उसके अंदर और घुस के मतलब कोर टॉपिक्स पे सवाल पूछे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है, प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होती है, जो कि एक, अगर मैं बात करूं, एक इंजीनियरिंग रिलेटेड ये टॉपिक है जो बिल्कुल नहीं बनता था इस एग्जाम में ये पूछा जाना। ठीक है, फिर अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं, चलो टीसीपी यूडीपी इसने पूछा, ठीक है, आईपी वर्जन 6 पूछा, लेकिन नेट का पूछना मुझे समझ नहीं आता कि नेट क्यों था उसमें। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग सिलेबस में मेंशन है नहीं, मुझे नहीं पता क्यों डाला हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपका मेंशन भी नहीं है सिलेबस में। ठीक है, वो डाला हुआ है। बाकी एमएस ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो चलो वो वाला फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका बनता था वो, ठीक, मैं समझता हूं, वो वाला डाला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या पूरा का पूरा लेवल कम्पिटेटिव था? बिल्कुल नहीं, ये कम्पिटेटिव लेवल बिल्कुल भी नहीं था। ये आपका जो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई पेपर होता तो मैं समझ जाता कि हाँ उसका ये पैटर्न बनता है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए ऐसा पेपर आना बिल्कुल अननेसेसरी था। कोई ज़रूरत नहीं थी इस टाइप के एमसीक्यूज डालने की। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं पूरा का पूरा ये पेपर डिकोड करेंगे अच्छे से, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखो यार, ये जो वीडियो है ये मैं जिस दिन ये पेपर हुआ था सोचा था उसी दिन डालूंगा, लेकिन उस दिन इतना दिमाग खराब हुआ ना कंप्यूटर का ये सेक्शन देख के, क्वेश्चंस को देख के, कसम से यार हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये लेवल के क्वेश्चन। और मुझे पता है ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये आपके एआई जनरेटेड है। प्रॉम्प्ट जिसने भी बनाया उसने उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉम्प्ट कैसे डाले जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे आपके एमसीक्यू सेट किए जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव लेवल ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो सोचा था उसी दिन डालूं, लेकिन बहुत मूड खराब हो गया और मैंने फिर पूरा का पूरा अपना फोकस डाल दिया जो आपकी एफडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज है। फिर मेरे को कंप्यूटर में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, वही सीपीयू आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ उसके रिलेटेड ही एमसीक्यूज बनाने पड़े, क्योंकि मुझे लगता है इन फ्यूचर भी आपका कोई भी एग्जाम होने वाला, चाहे वो एफडब्ल्यू का है, चाहे वो जेकेपीएससी का है, उसमें भी आपको ऐसे ही एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग गए तो थे जेकेएसएसबी में कंट्रोलर से मिलने, तो उनका भी साफ ही कहना है कि आगे जाके भी आपको ऐसे ही एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप इसको पढ़ना शुरू कर दो। भाई क्यों पढ़ना शुरू कर दो यार, जब आपका इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। सबने तो अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नहीं है, सभी बीएससी आईटी के स्टूडेंट हैं नहीं जिनको ये सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में पता होगा। ठीक है, जो कोर टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होगा। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, ना कि हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई पेपर देना है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोई फील्ड है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल चैलेंज होनी चाहिए कि आप ऐसा पेपर बिल्कुल भी सेट नहीं कर सकते जो क्राइटेरिया फॉलो ना करता हो। या तो आप मेंशन कर दो कि आप सारे के सारे कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट होने चाहिए तभी आपको पेपर अलो में बैठने देगा, तब बनता है ये वाला सवाल। अब सबने थोड़ी ना, सबका बैकग्राउंड थोड़ी ना कंप्यूटर का। ठीक है, बाकी आपको कंप्यूटर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जेकेएसएसबी जो ये कोर टॉपिक्स पे सवाल पूछ रही है तो उनको पहले मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूं। ठीक है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में हमने बहुत मेहनत की थी यार कंप्यूटर के रिलेटेड, स्पेसिफिकली कंप्यूटर के रिलेटेड, जीएस के रिलेटेड। चलो जीएस के रिलेटेड जितना हमने पढ़ा था, मैं कह सकता हूँ कि जितना हमने पढ़ा था उस हिसाब का पेपर आया, क्योंकि जेकेएसएसबी कंप्यूटर सॉरी जीएस शुरू से ही ऐसा पूछ रहा है एनालिटिकल अप्रोच में, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था हमारे लिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कंप्यूटर हमारे लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो एफ डबल ए का कंप्यूटर है उस पर अलग सी अप्रोच रखेंगे, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, और कुछ कुछ अगर मैं बात करूं जेकेएसएस भी अगर ऐसा पूछ रहा है तो ये वाले टॉपिक्स भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर ये वाला पेपर पूरा का पूरा डिकोड करते हैं। आपका काम है पेन और नोटबुक साथ में ले लेना, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें करवाऊंगा, एक एक ऑप्शन को हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा एक एमसीक्यू का हमने क्या करना है, पूरा डीएनए निकालना है इसमें। ठीक है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है और टेंशन नहीं लेनी, मैं हर एक चीज़ को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, तो पेन और नोटबुक अपना साथ में ले लेना। इंट्रोडक्शन के लिए मैं थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यार
ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि इतनी मेहनत की है कंप्यूटर के रिलेटेड हमने। ठीक है, ऐसा पेपर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था यार। ठीक है, चलो एनीवेज शुरू करते हैं फिर पहले एमसीक्यू से। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिसको भी डाउट है एफडब्ल्यू की तैयारी को लेके वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। और अगर आपको एफडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ में भी जुड़ना है तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 6005281970। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ बहुत मेहनत से बनाई है यार, बिल्कुल एनालिटिकल अप्रोच इसमें 100। पिछली बार तो चलो हमने थोड़ा सा फिर जूनियर असिस्टेंट थोड़ा सा हमने कर दिया था कि नहीं थोड़ा सा इजी पैटर्न भी रखेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका एनालिटिकल पैटर्न रहेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इसमें पूछो कि क्या मटेरियल है, किस हिसाब से तैयारी करनी है कंप्यूटर की या कोई भी सब्जेक्ट की रिलेटेड टू एफडब्ल्यू, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स टू कैरी आउट अर्थमेटिक कंप्यूशंस इन द एएलयू। अगर आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सीपीयू के अंदर, सीपीयू के जो कंपोनेंट्स है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वगैरह, तो आप ये वाला जो सवाल है मुझे लगता है ये वाला डुएबल था, आप ये वाला कर सकते थे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और इनके जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हर एक एमसीक्यू के जो ऑप्शंस है उसको भी टैकल करेंगे, क्या पता इन फ्यूचर में वहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो सिंपली वो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फंडामेंटल ऑपरेशन का के बारे में पूछ रहा है जो कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीपीयू के अंदर कैलकुलेशंस और लॉजिकल जो डिसीजंस हैं वो लेने का काम क्या करता है आपका एएलयू, क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। अगर मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में बोलूँ। अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो हमारी तरह डेसिमल नंबर नहीं समझता, जो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो कंप्यूटर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझता। वो क्या करता है, हर एक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बिनरी डेटा भी कहते हैं। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं एएलयू के अंदर। अब होता क्या ना कि एएलयू के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। एएलयू के क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। अब हम पूरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज करो कि मेरे को क्या करना है, 5+3 को क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स क्या करेंगे ना एएलयू के अंदर, पहले इस 5 को भी क्या करेंगे, बिनरी में कन्वर्ट करेंगे, इस 3 को भी क्या करेंगे, बिनरी में कन्वर्ट करेंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा 8 उसको भी क्या करेंगे, बिनरी में कन्वर्ट करेंगे। तब जाके वो हमें एज ए डेसिमल क्या होते हैं वो शो करता है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होती है किसकी हेल्प से, तो प्रोसेसिंग होती है हमारी लॉजिक गेट ऑपरेशन की हेल्प से। लॉजिक गेट क्या होते हैं आपके, आपने पढ़ा तो होगा ना, एंड और नॉट जोर वगैरह, तो वही क्या होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। और ये क्या होते हैं लॉजिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बने होते हैं एएलयू के अंदर। एएलयू के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स। तो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है बिनरी डेटा की थ्रू लॉजिक गेट ऑपरेशंस, तभी जाके वो हमें जो आउटपुट है 5+3 जो अभी मैंने 8 किया वो हमें नजर आता है कंप्यूटर के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अब ए वाले पे आ जाते हैं। देखो ए वाला तो गलत है, अब गलत क्यों है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज डायरेक्टली। अब मैंने जैसे आपको बोला था ना 5+3, जब ये चीज़ें जो होंगी आपकी किस में कन्वर्ट होंगी, बिनरी में। अब ये जो डेटा होगा ना ये जाके स्टोर कहाँ पे होता है, तो ट्रांजिस्टर में होता है, तो बिनरी डेटा स्टोर हो रहा है ना कि डेसिमल, तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। डेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है, ये किसको करता है, बिनरी डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इसलिए ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सी पे चलते हैं, सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन सॉफ्टवेयर ओनली, ओनली लगने की वजह से ना ये गलत हो जाता है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते क्या है एक्चुअल में। देखो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन वो होते हैं ना जब कंप्यूटर क्या करता है, आपके फ्रैक्शंस या डेसिमल में क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, फ्रैक्शंस या आपके जो डेसिमल्स में आपका कैलकुलेशन करवा रहा है, जैसे 3.14 हो गया, 2.14 हो गया, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। लेकिन होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं होते, सीपीयू के अंदर एक स्पेशल यूनिट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एफपीयू।
जिससे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट कहते हैं। और ये क्या होता है, एक टाइप का हार्डवेयर होता है। इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। अगर सपोज करो हमारे पास एफपीयू नहीं है, तो सीपीयू क्या करेगा, सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शंस लेके फिर वो कैलकुलेशन करवाएगा, जो कि स्लो होती हैं। दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो हो गया हार्डवेयर यूनिट से, जिसे हम क्या कहते हैं, एफपीयू। और ये सीपीयू की ही एक स्पेशल यूनिट होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, फास्ट। अगर विदाउट एफपीयू करेंगे तो फिर वो स्लो होगा, और वो कैसे होगा, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से होगा। थोड़ा सा हाई लेवल टॉपिक है, उस पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर ओनली, इसलिए क्या हो जाएगा, सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सी भी आपका गलत हो जाएगा। और डी तो आपको पहले ही मैंने बता रखा था, अगर आपने इंटरप्रेटर और कंपाइलर पढ़ा है तो उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इस स्टेटमेंट को देखने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रनिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस इन द सीपीयू। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन सीपीयू में रन करती हैं क्या, बिल्कुल नहीं करती। सीपीयू पे जो इंस्ट्रक्शंस रन करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, बिनरी, ठीक है। और बिनरी लैंग्वेज ही हमारी रन करती है। अब होता क्या है, देखो, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसको बिनरी में कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जब ये उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बिनरी फॉर्म में, तब रन करती है सीपीयू के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो डायरेक्टली हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस कभी भी सीपीयू में रन नहीं करती। तो ये भी गलत हो जाएगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका भी। तो पूरा का पूरा ये मैंने आपको डिकोड करवा दिया। देखो कुछ इसमें आपको टर्म्स दिख रही होंगी जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो भी अब थोड़ा थोड़ा सा हमको वो करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर आपको वो एमसीक्यूज उस पर से देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने लेवल से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊं, ताकि आपको जो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल जो चीज़ें हैं वो रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपल से भी समझ जाओ, ठीक है। तो 61 हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब यार ये जो एमसीक्यू में आपको इसने टॉपिक पूछे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मेमोरी हिराकी, एड्रेसिंग मोड्स, अब ये बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स का टॉपिक है नहीं, ये बीटेक कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता जेकेएसएसबी ऐसे हवा में ऐसे एमसीक्यूज क्यों बना रही है, ठीक है। अब सबने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी रखी होती है, तो सबको नहीं आता ये टॉपिक, ठीक है। और वैसे भी बेसलेस है, जेकेएसएसबी जैसे एक नॉर्मल जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आना, ठीक है। आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में सिंपल लिखा हुआ है कंप्यूटर अवेयरनेस, ना कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सवाल हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप बस एक ही बार में समझ जाओ। देखो अब इसमें इसने तीन यहाँ पे रिलेशनशिप पूछी हुई हैं इसने। पहला है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मेमोरी हिराकी एंड एड्रेसिंग मोड्स। चारों का टॉपिक अलग अलग है। चारों स्टेटमेंट को हम देखते हैं, उनका टॉपिक समझते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहले पे चलते हैं। पहले में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इमीडिएट एड्रेसिंग का, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए या तो डेटा आपका कहाँ से लेता है, आमतौर पे आपका रैम से लेता है, ठीक है, या तो लेता है रजिस्टर से। लेकिन अगर ऑलरेडी डेटा उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर है, डेटा मतलब वो मेमोरी, डेटा ऑलरेडी उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर है, ठीक है, और सीपीयू को डिपेंड नहीं होना पड़ रहा रैम और रजिस्टर पे, उसी चीज़ को बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। तो इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, डेटा, ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया होता है। डेटा कहाँ पे दिया होता है, उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। सीपीयू को अलग से मेमोरी या रजिस्टर में जाके वैल्यू ढूंढनी नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुई है अवॉइडिंग मेमोरी एक्सेस, तो मेमोरी एक्सेस नहीं करता वो रजिस्टर या रैम से। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज, हमेशा ये फास्ट नहीं होता, ठीक है, हमेशा ये स्पीड अप मतलब एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से नहीं करता। ऑलवेज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हमेशा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, डेटा हजर्ट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑलवेज नहीं हो पाता। दूसरा है अ लार्जर कैच ऑलवेज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस रिगार्डलेस ऑफ हिट रेशो। अब हिट रेशो के बारे में पता होना चाहिए। अब जिसका जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस होगा वो ऑलवेज देख के ही समझ गया होगा ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज़ ऑलवेज इंप्रूव नहीं करती, ठीक है। तो ये ऐसे, लेकिन मैं भी फिर भी आपको कंसेप्ट बता देता हूँ हिट रेशो का, ठीक है। हिट रेशो को ना ऐसे समझो कि कैच में हिट रेशो क्या होता है। देखो सीपीयू अपना डेटा कभी कभी आपको पता है कैच से लेता है,
ठीक है, जो फ्रीक्वेंट एक्सेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कैच से लेता है। अब देखो, अगर कैच का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका, तो हिट रेशो का मतलब होता है कितने टाइम पे उसको एक इंस्ट्रक्शन को बाहर निकालने का, मतलब कितने टाइम पे उसने एक इंस्ट्रक्शन को बाहर निकाला। अब मुझे बताओ, जितना छोटा साइज़ होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ये प्रोसेस फास्ट होगा, लेकिन जितना ज़्यादा वो बड़ा होगा तो उसको डिले होगा ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। तो हिट रेशो क्या होता है, कितनी बार सीपीयू को डेटा कैच में मिल गया, ठीक है, कितनी बार। जितना साइज़ छोटा होगा उतना प्रोसेस फास्ट होगा, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना डिले आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ लार्जर कैच, तो लार्जर में कैसे मेरे को बताओ परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है। अब जो सी वाला है, इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए पाइपलाइंड सीपीयू के बारे में और नॉर्मल सीपीयू के बारे में। पाइपलाइंड सीपीयू क्या होता है और नॉर्मल सीपीयू क्या होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये एकदम बीटेक की क्लास है, लेकिन अब क्या करें यार, अगर इन फ्यूचर अगर जेकेएसएसबी ऐसे सवाल पूछता है तो आपको अभी से थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा, अगर आप वहाँ पे दिमाग चलाओ तो आप एलिमिनेट कर सको, ठीक है। इतना मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। उसको मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है हमारा नॉर्मल सीपीयू, ठीक है, और एक होता है पाइपलाइंड सीपीयू। यहाँ पे लिखा हुआ है पाइपलाइंड सीपीयू, ठीक है। अभी मैं आपको मतलब बताता हूँ नॉर्मल सीपीयू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों वो अलग होता है पाइपलाइंड सीपीयू से, ठीक है। देखो, सीपीयू आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट कराने का प्रोसेस क्या होता है, सिंपली पहले फेच होता है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर वो जाके राइट बैक होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद क्या होता है, वो राइट बैक होता है। अब नॉर्मल सीपीयू में क्या होगा ना, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए ये चारों प्रोसेस, जब ये चारों प्रोसेस हो जाएंगे फिर जाके दूसरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। पहले इंस्ट्रक्शन के लिए ये होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी, सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी, ठीक है। इस सीपीयू में क्या होता है, एक टाइम पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, एक टाइम पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन। अब पाइपलाइन में क्या होगा, पाइपलाइन में समझ लो मेरे पास तीन इंस्ट्रक्शंस है, एक, दो और तीन। अब इसमें क्या होता है ना, कि इसमें सीपीयू मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस करता है। सपोज करो कि पहला इंस्ट्रक्शन है, ये एग्जीक्यूट हो रहा था, उसी टाइम पे दूसरा क्या हो रहा है, वो डिकोड हो रहा होगा, और उसी टाइम पे तीसरा क्या हो रहा होगा, तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हो रहा होगा, ठीक है। तो एक ही टाइम पे तीनों का काम उसने संभाला हुआ। लेकिन इसमें क्या था, पहले एक पूरा कंप्लीट होगा फिर जाके दूसरा होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक स्टेज में प्रोसेस करते हैं, मतलब एक टाइप की असेंबली लाइन पे, ठीक है। समझ आ रहा होगा, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, जिसे हम असेंबली लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए जो आपका पाइपलाइन सीपीयू होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अभी आप जो इस्तेमाल करते हो आपके नॉर्मल कंप्यूटर में, वो पाइपलाइन सीपीयू है, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट बताता हूँ डेटा हैजर्ड्स का, ठीक है। डेटा हैजर्ड्स का देखो, सपोज करो ये इंस्ट्रक्शन वन है, ये इंस्ट्रक्शन टू है, मान के चलो एक एक इंस्ट्रक्शन ये है, एक इंस्ट्रक्शन ये, दो इंस्ट्रक्शंस हैं। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन का डेटा इस वाली इंस्ट्रक्शन के पास हो, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ और इसी वजह से प्रोसेस डिले हो रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेटा हैजर्ड। क्या होता है, जब एक इंस्ट्रक्शन का डेटा दूसरी इंस्ट्रक्शन को चाहिए होता है, लेकिन वो डेटा अभी रेडी नहीं होता, ठीक है, उस चीज़ से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी को हम कहते हैं डेटा हैजर्ड। क्या कहते हैं, डेटा हैजर्ड, ठीक है। और पाइपलाइन्ड सीपीयू में डेटा हैजर्ड होता ही होता है। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे तीन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। सपोज करो ये वाला, ये तीनों पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन इसको अब इसका डेटा चाहिए, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका प्रोसेस डिले हो रहा है ना, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटा हैजर्ड्स, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो कि रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होती है, रजिस्टर एड्रेसिंग सिंपल है। जब भी सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो मेमोरी जब रजिस्टर से डायरेक्टली लेता है, किससे लेता है, रजिस्टर से डायरेक्टली लेता है इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसी चीज़ को हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। जब सीपीयू मेमोरी कहाँ से लेता है, रजिस्टर से, इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसी चीज़ को हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग।
और यहीं पे डेटा यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डेटा हैजर्ड कैन ऑकर इन पाइपलाइंड सीपीयू इवन विथ ओनली रजिस्टर एड्रेसिंग। अगर हम सिर्फ रजिस्टर एड्रेसिंग भी करेंगे तो पाइपलाइंड सीपीयू में डेटा हैजर्ड्स होगा, क्योंकि डेटा हैजर्ड्स कोई भी एड्रेसिंग हो, अगर पाइपलाइंड सीपीयू है तो ऑब्वियसली बात है उसमें डेटा हैजर्ड्स होंगे ही होंगे। ठीक है, अब चौथा जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि आपको समझ होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ वर्चुअल मेमोरी से हम कैच मेमोरी को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर वर्चुअल मेमोरी हमारे पास आ जाएगी तो कैच मेमोरी की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है तो हमें कैच मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि दोनों का रोल अलग है। वर्चुअल मेमोरी आपकी अलग होती है, कैच मेमोरी आपकी अलग होती है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी में क्या है यार, जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस किससे ली जाती है, हार्ड डिस्क से ली जाती है। लेकिन कैच मेमोरी तो अलग है ना। कैच मेमोरी तो फ्रीक्वेंट जो एक्सेस हम फ्रीक्वेंट डेटा चल रहा होता है उसी को सीपीयू एक्सेस करते रहता है कैच से। ठीक है, तो दोनों का रोल अलग है, इसका वर्चुअल मेमोरी का रोल अलग है, कैच मेमोरी का अलग है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो आपका सी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप इसमें मैंने बहुत टर्म्स आपको बताई, आपने नोटबुक पे वो लिखी होंगी। ठीक है, अब अगर इस एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ 69 की, तो ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही है, लेकिन इसने बहुत ही ज़्यादा इसको क्या किया है वो है एडवांस तरीके से पूछा हुआ है। देखो, अब जो हैप्टिक ग्लव्स होते हैं ना, ये आपके इस्तेमाल होते हैं जो आपकी वर्चुअल रियलिटी गेम्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसी ग्लव्स में आपका सेंसर्स वगैरह सब कुछ लगा होता है। जैसे आप कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसमें गेम में पकड़ते हो, ठीक है, जैसे सपोज करो एक बॉल आप पकड़ते हो उसमें, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने रियल में कोई बॉल पकड़ी हुई है, क्योंकि फिर उंगलियों पर क्या होता है वो रियल प्रेशर पड़ता है, आपको लगता है कि हाँ सच में मैंने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हैप्टिक ग्लव्स। तो आपकी अगर आपने प्ले स्टेशन वगैरह खेली हुई है जो अभी रिसेंट आई है, तो उसमें आपका वीआर गेम्स होती हैं, वर्चुअल रियलिटी गेम्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आंखों में वीआर लगाया होता है, हैप्टिक ग्लव्स लगाए होते हैं। ठीक है, सर्च करना इंटरनेट पे, जैसे ही आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, हैप्टिक ग्लव्स, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होना चाहिए, डिटेक्ट यूज़र जेस्चर्स एंड प्रोवाइड फोर्स फीडबैक। जो आपको प्रेशर पड़ता है हाथों पे वो क्या है, एक टाइप का फोर्स फीडबैक ही तो है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड। अब सेकंड मैं बात करता हूँ टैक्टिकल डिस्प्ले की, कि टैक्टिकल डिस्प्ले क्या होती है। देखो, सबसे पहले टैक्टिकल डिस्प्ले विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होती है, जिन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उन्हीं के लिए डिस्प्ले होती है, और उस डिस्प्ले पे ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पिन या डॉट्स होते हैं, ताकि जब आप फिंगर से टच करो तो आपको क्या हो, एक टाइप का प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो, और आपको पता चले कि कौन सा अल्फ़ाबेट कैसा पैटर्न इसमें बनाना है। तो फिंगर से टच करके जो लेटर्स हम क्या करते हैं, लेटर्स को रीड वगैरह करते हैं। ठीक है, तो टैक्टिकल डिस्प्ले में ये होता है, और बेसिकली ये किसके लिए होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो आंखों से जिन्हें जो देख नहीं सकते, तो उन्हीं के लिए ये टैक्टिकल डिस्प्ले बनाई जाती है। तो सेकंड का क्या होना चाहिए, सेकंड का वन, जनरेट्स टैक्टिकल सेंसेशंस एंड मे सेंस यूजर इंटरेक्शन, तो सेकंड का होना चाहिए वन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट की। ये आप सबको ही पता चल जाएगा। देखो, वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट पता क्या होता है, आपने अगर किसी कस्टमर केयर को फ़ोन किया हुआ है, तो होता है ना कि इंग्लिश के लिए 1 दबाओ, हिंदी के लिए 1 दबाओ, वो वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट ही होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, एक सिंथेसाइज्ड मतलब आवाज़ बनाकर यूज़र से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है। तो थर्ड का क्या होना चाहिए, 4, जनरेट सिंथेसाइज्ड ऑडियो आउटपुट फॉर इंटरेक्शन विद यूज़र्स, थर्ड का होना चाहिए फोर्थ। अब बात करते हैं डेटा ग्लव क्या होता है। देखो, हैप्टिक ग्लव और डेटा ग्लव में ना एक डिफरेंस है। हैप्टिक ग्लव जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। क्यों, क्योंकि वो आपको एक फोर्स्ड फीडबैक भी दे रहा है, जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है वो आपको फील हो रही है, तो वो क्या है, एक टाइप का आउटपुट है ना। लेकिन डेटा ग्लव में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो सिर्फ हैंड्स की जो हमारा जो मोशन होगा उसी को सिर्फ कैप्चर करेगा, हमें कुछ आउटपुट नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको। तो फोर्थ का क्या होगा, कैप्चर फाइन हैंड फिंगर मूवमेंट्स फॉर कंप्यूटर इनपुट, ये होता है आपका डेटा ग्लव। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा फिर, 69 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, तो ये जिस भी मेरे भाई ने ये सवाल लगाया है तो उसने बिल्कुल ठीक लगाया, 69 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन ए सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेसेस and resources types, which of the following is a valid method to recover from a deadlock?
अब इस एमसीक्यू में आपको सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए डेडलॉक का क्या होता है, ठीक है। अब डेडलॉक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बन सकता है आगे इन फ्यूचर एग्जाम्स में, ठीक है। देखो डेडलॉक क्या होता है। सपोज करो कंप्यूटर में एक प्रोसेस चल रहा है ए और दूसरा प्रोसेस चल रहा है बी, ठीक है। एक प्रोसेस चल रहा है ए और दूसरा प्रोसेस क्या चल रहा है बी। अब होता क्या है ना कि ये दोनों एक दूसरे का वेट करते हैं। अब वेट क्यों करते हैं? क्योंकि सपोज करो इसके पास है रिसोर्स जो है वो है R1 मान के चलो, और इसके पास है R2, ठीक है। अब है क्या कि इसे अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए R2 चाहिए और इसे अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए R1 चाहिए। अभी दोनों में से कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। तो जब यही वेट करने का जो काम आ जाता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेडलॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए का वेट जो है वो बी कर रहा है और बी का वेट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो दोनों फंस गया ना, रिजल्ट फंस गया है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। अब ये पूछ रहा है कि अगर हमें डेडलॉक को रिकवर करना है, डेडलॉक को हटाना है, तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा। अब एक एक करके हम चारों ऑप्शंस को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। डेडलॉक आपको समझ आ गया होगा। अब ए को देखते हैं। ए में बोल रहा है कि डिक्रीजिंग द सीपीयू प्रायोरिटी ऑफ ऑल प्रोसेसेस। अगर मैं सभी फंसी हुई प्रोसेस की प्रायोरिटी ही कम कर दूंगा तो वो और ज़्यादा डिले हो जाएगा, इससे डेडलॉक रिकवर नहीं होगा। तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है प्रिम्प्ट। अब आपको प्रिम्प्ट का मतलब भी बताऊंगा, पहले पढ़ो। प्रिम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोसेस एंड एलोकेट टू अनदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब भी डेडलॉक की सिचुएशन आती है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फोर्सफुली एक किसी प्रोसेस का रिसोर्स दूसरे को दे देता है। इसी को हम बोलते हैं प्रिम्प्ट। क्या करता है, फोर्सफुली क्या करता है, उसका रिसोर्स उठा के, जैसे बी का रिसोर्स उठा के क्या कर देगा, ए को दे देगा, और ए का काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ए का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, और इसी तरह बी को भी चांस मिल जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका डेडलॉक टूट जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिम्प्ट। तो यही एक सही मेथड होता है आपका डेडलॉक को रिकवर करने का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं सी क्यों गलत है। सी लिखा हुआ इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द डेडलॉक। सी बोल रहा है इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द डेडलॉक। अच्छा, मतलब अगर मैं प्रायोरिटी इंक्रीज कर दूंगा तो वो प्रोसेस क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सीपीयू के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, आने की रिक्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से सीपीयू आपका काम करता है। अब इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द डेडलॉक। सपोज करो ए को प्रायोरिटी बढ़ा देता है, लेकिन उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा और वो सीपीयू उसको आगे एज ही भेज देगा बिना रिसोर्स के। तो जब बिना रिसोर्स के उसको आगे भेजेगा तो वो चलेगा ही नहीं ना, समझ रहे हो, वो रन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से इसको डिकोड कर लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट रूटिंग एंड प्रोटोकॉल इज करेक्ट। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इज यूज्ड प्राइमरली फॉर रूटिंग विद इन ए सिंगल लोकल नेटवर्क। देखो, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनेट क्या है। बहुत सारे छोटे बड़े नेटवर्क का क्या है, कलेक्शन है। तो उन्हीं कनेक्शंस को आपस में जोड़ने का काम जो प्रोटोकॉल करता है ना, वो करता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और ये डिसाइड भी करता है कि कौन से डेटा किस रूट से जाएगा, कि कौन सा रूट उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो क्या करता है, रूटिंग भी करता है। लेकिन जब मैंने इंटरनेट का नाम ले लिया तो वो सिंगल लोकल नेटवर्क थोड़ी ना है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। लेकिन आपको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बताना भी ज़रूरी था क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसके लिए, इंटरनेट जैसे बड़े नेटवर्क के लिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल रूटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डेटा रूटिंग के लिए, ठीक है। बी। अब मैंने आपको आईसीएमपी और एसएसएल कराया था प्रोटोकॉल्स में। मैंने आपको बताया था कि डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम जो होता है वो एसएसएल का होता है, सिक्योर्ड शेयर लेयर का होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनक्रिप्शन के लिए एसएसएल, टीएलएस या आईपैक्सेक, ये इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, इनक्रिप्शन के लिए। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का काम क्या था, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क को डायग्नोस्टिक करना, मतलब अगर नेटवर्क में कोई एरर है उसको रिपोर्ट करना और उसको क्या करना, रिजॉल्व करने का काम होता है आईसीएमपी का, ठीक है। ये मैंने आपको करवा रखा था। तो ये इनक्रिप्टिंग का काम इसका होता ही नहीं है बिल्कुल भी।
सी इसका सही आंसर है, लेकिन सी पे जाने से पहले डी को आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि सी में आपको नेट की पता होना चाहिए, नेट क्या होता है, ठीक है। अब हम करते हैं बात HTTP 3 के बारे में। देखो, अगर मैं HTTP 1.1 या HTTP 2 के बारे में बात करूं, तो ये आपके रिलाई करते थे किस पे, TCP पे, ठीक है, फास्टर कनेक्शन के लिए। लेकिन HTTP 3 किस पे करने लगा, UDP पे रिलाई करने लगा। किस पे, UDP पे। आपको ये चीज़ याद रखनी है, HTTP 3 किस पे करता है, तो वो किस पे करता है, UDP। अगर स्पेसिफिकली पूछ ले UDP में कौन सा, तो वो उसका नाम होता है क्विक। क्विक पे रिलाई करता है, ठीक है। क्विक पे डिपेंड करता है फास्टर कनेक्शन और मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो HTTP 3 किस पे रिलाई करता है, UDP में। अब देखो यार, ये टर्म्स आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन मेरा काम है आपको ऑप्शन बताना। ऑप्शन भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सी की, कि सी क्यों सही है। देखो, लिखा हुआ IP v6 adoption eliminates the need of NAT because it provides a vastly larger address space। अब इसका मैं आपको मतलब सिंपल से समझाता हूँ। देखो, पहले क्या होता था ना, पहले हमारे पास कौन सा वर्जन था, IP v4 था। अब होता क्या था कि इसका जो एड्रेसेस थे ना, इसमें टोटल एड्रेसेस थे वो थे 4.3 बिलियन के आसपास। अब लेकिन इंटरनेट यूजर्स पर प्लस इतने ज़्यादा डिवाइसेस होते थे कि एड्रेसेस जो थे हमारे पास ख़त्म होने लगे थे। तो उसी को ओवरकम करते हैं क्या, नेट इंट्रोड्यूस करके। क्या करके, नेट को इंट्रोड्यूस करके। तो IP v4 की इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है नेट का। अब नेट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेसेस ट्रांसलेशन। अब होता क्या ना, कि सपोज करो एक पब्लिक एक IP एड्रेस है। अब इसी के अंदर क्या होगा ना, इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस चला सकते हैं। एड्रेस वो एक ही काउंट होगा, लेकिन नेट की वजह से क्या हुआ, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हुए, लेकिन एड्रेस क्या काउंट हो रहा है, एक। लेकिन जैसे ही IP v6 आता है, तो वो इस नेट को हटा देता है। क्यों, क्योंकि IP v6 बहुत बड़ा, उसके अंदर क्या था, एड्रेसेस थे बहुत बड़ा, इस बहुत ही ज़्यादा एड्रेसेस थे इसके अंदर, ठीक है। IP v6 के अंदर एक्सट्रीमली ह्यूज थे। तो इसीलिए क्या हुआ, नेट को एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि एड्रेस ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है IP v6 ने एलिमिनेट कर दिया नेट को। और नेट क्यों इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि IP v4 का जो एड्रेस खत्म हो गए थे, उसको ओवरकम करना था, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल, व्हाट इज मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर आपका क्या मैनेज करता है, क्वेश्चन नंबर 80। अब इस MCQ के लिए यार सबसे पहले आपको मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख भी लेना इसको। सबसे पहले समझो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट होता क्या। देखो, अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके जब हम अपना स्टोरेज या हमें कोई सर्विस रन करनी है, वो हम अपने PC पे नहीं करेंगे, वो हम किसी और के सर्विसेज के थ्रू चला पाएंगे। जैसे गूगल ड्राइव एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो डेटा आपका होता है, लेकिन वो आपके फ़ोन में स्टोर नहीं होता। वो कहाँ पे स्टोर होता है, गूगल ड्राइव के अंदर होता है ना। 1 TB का डेटा होता है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली होगी, फ्री में भी ऐसे कुछ स्पेस देता है, ठीक है, गूगल। तो गूगल ड्राइव क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपना डेटा कहाँ सेव करो, गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तो हो गया स्टोरेज का एग्जांपल, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको क्या करना, आपको मूवी देखनी है, लेकिन मूवी आप बिना डाउनलोड किए देखोगे, ऐसे आप फ़ोन में डाउनलोड करके देखते होगे। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो बिल्कुल है, जैसे नेटफ्लिक्स है। इसमें आप मूवी तो होती है ना, ऐप के अंदर होती हैं सारी मूवीज़, ठीक है। और डाउनलोड भी कहाँ होगी, ऐप के अंदर होगी, ठीक है। ऐप के अंदर ही डाउनलोड होगी, आपके फ़ोन के अंदर नहीं होगी। तो सर्विस के थ्रू ये हो पा रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीमिंग का, ठीक है। ये किसका हो गया, स्ट्रीमिंग का, ठीक है। और कुछ एग्जांपल की बात करूं, जैसे ईमेल को स्टोर करने के लिए ईमेल क्लाउड, ठीक है। ईमेल क्लाउड का एग्जांपल क्या हो गया, आपका जीमेल हो गया, ठीक है, जीमेल हो गया। तो सिंपल सा मैं बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ, इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे स्टोरेज, सॉफ्टवेयर या सर्वर्स
यूज करना इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे सेव किए हुए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, एक टाइप का रेंट पे। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे पूछा हुआ है IaaS का। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के ना तीन मेन टाइप्स होते हैं, तीन मेन, आस, पास और सास। इसको ऐसे याद रखना, ये हो गया आस, एक होता है पास और एक होता है सास। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब पहला होता है, यहाँ के तो फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है आस की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। पास की क्या फुल फॉर्म होती है? ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये लिख लेना साथ में, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और सास की क्या हो गई? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब IaaS में क्या होगा ना, आस में क्या होगा, आप क्या करोगे, सर्विसेज क्या करोगे, सर्वर्स रेंट पे लोगे। क्या लोगे? सर्वर्स। यहाँ पे आप लोगे सर्वर्स रेंट पे। क्या लोगे? सर्वर्स। और पास में क्या लोगे आप? ये मेनली होता है ऐप बनाने के लिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, आप क्या करते हो, अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस करते हो। जैसे यार आपने कोई बैच लिया होगा, कोई कोर्स खरीदा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म सभी का सेम होता है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उसमें क्या की होती है, कस्टमाइजेशन की होती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है सबको, कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें ऐप अपना चलाते हो, चाहे आप उसमें टेस्ट सीरीज बना दो या आप उसमें क्लासेस ले लो, या ठीक है कुछ भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें आप चीज़ें या मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है पास। अब मैं बात करता हूँ सास की। देखो फुल फॉर्म क्या होगी? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इसमें क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली यूज हम करते हैं बिना इंस्टॉल किए। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ ना, गूगल डॉक्स हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। लेकिन आप बोलोगे लेकिन हम तो गूगल डॉक्स डाउनलोड करते हो, वो आप ऐप डाउनलोड करते हो ना कि सॉफ्टवेयर। उसका काम क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड में रहता है। आप सिर्फ वो इंटरफेस डाउनलोड करते हो, ना कि वो सॉफ्टवेयर। समझ में आया? जो आप टाइपिंग करते हो उस पर या कुछ भी आप अपना उस पर डॉक्यूमेंट बनाते हो, वो असल में क्लाउड पे आपका प्रोसेसिंग उसकी होती है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होता, आप बस उसका क्या करते हो, उसका इंटरफेस डाउनलोड करते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप बोलोगे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अभी बताता हूँ। देखो क्वेश्चन को आप अब खुद ही समझ जाओगे। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एन IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल, व्हाट इज मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या खुद मैनेज करता है? तो वो नेटवर्किंग हार्डवेयर मैनेज करेगा ना, बड़े बड़े हार्डवेयर मैनेज करेगा, और आपको क्या देगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। आपका क्या काम होगा? बस इस सर्विस को जाके लॉग इन करना और अपने हिसाब से चीज़ों को सेटअप करना। लेकिन जो इस पर्टिकुलर चीज़ को रन करेगी, वो तो कोई बड़ी हार्डवेयर ही, पीछे बैकग्राउंड में कोई बड़ा हार्डवेयर ही लगा होगा ना, जो वो कंपनी ऑपरेट कर रही होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो आप रन करते हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर रन करता है? आप ही रन करते हो ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। अब ये जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, ये पास का काम है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को ये देखता है। ठीक है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ही देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ मैनेज कौन करता है? ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर मैनेज क्या चीज़ करता है? व्हाट इज मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर? तो वो नेटवर्किंग हार्डवेयर मैनेज करेगा। ठीक है, IaaS में, और फिर जाके आपको सर्विस देगा। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ईमेल फंक्शनैलिटी। पहले आप पढ़ो, और ये आपको पता होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ POP3 प्रोटोकॉल के बारे में। बस आप यही स्टेटमेंट देख लेते तो इस पर सीधा टिक मार देते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार करवाया हुआ है POP3 प्रोटोकॉल। ईमेल के प्रोटोकॉल मैंने अच्छे से करवाए थे, चाहे वो IMAP है, ठीक है, SMTP है, POP3 है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जब आप इसको डाउनलोड कर लेते ईमेल को अपने फ़ोन पे, लोकल फ़ोन में, तो वो सर्वर से फिर डिलीट हो जाता है। ठीक है, POP3 जो हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 था। ठीक है, अब पहला बात करते हैं, पहला क्यों गलत है। ईमेल फिल्टर रूल्स कैन नॉट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ईमेल्स टू अनदर अकाउंट विदाउट
यूज़र इंटरवेंशन, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, देखो ईमेल क्लाइंट जैसे जीमेल, आउटलुक हो गया, मैं फ़िल्टर और रूल्स का ना ऑटोमेशन के लिए यही होता है, ठीक है। अगर हम एक ऐसी सेटिंग कर लेते हैं, एक ऐसा रूल सेटअप कर लेते हैं खुद से कि मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का ईमेल आए तो वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे ईमेल पर फॉरवर्ड हो जाए, तो मतलब ऑटोमेशन के लिए ही होते हैं जो हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है। फ़िल्टर या रूल्स जो होते हैं, तो कैनॉट नहीं आएगा, ये इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर इन ईमेल इनक्रिप्ट द मैसेज, डिजिटल सिग्नेचर का ये काम ही नहीं होता मैसेज को इनक्रिप्ट करना, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर और इनक्रिप्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिजिटल सिग्नेचर का काम है मैसेज को छुपाना, ये काम नहीं है डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये साबित करना, ऑथेंटिकेशन साबित करना काम किसका होता है, डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है। और इनक्रिप्शन का काम होता है इनक्रिप्ट करना मैसेज को, ठीक है। मैसेज को हाइड करना ही इनक्रिप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इंश्योर दैट सेंडर एंड रेसिपिएंट्स कैन नॉट सी ईच अदर। तो ये आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ रेसिपिएंट्स जिन्हें मेल मिल रही हैं, तो उन्हें बाकी नहीं पता चले कि और कौन कौन से रेसिपिएंट्स हैं, तो सेंडर तो सबको दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट आर्ट। बोल रहा है इन चारों में से कौन सा डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बताओ। हमें पता है कि एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट एक बहुत यूजफुल फीचर होता है, जो आपका कोई भी प्लेन टेक्स्ट को, जो अगर मैं बात करूँ बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल ग्राफिक्स जैसे फ्लोट चार्ट्स, प्रोसेस डायग्राम्स या हिराकी चार्ट्स में कन्वर्ट करता है, उसी को हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर अगर सपोज करो कि किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके हमें उसको स्मार्ट आर्ट में करवाना है तो वो हो सकता है, लेकिन टेबल जो होता है ना, टेबल का स्ट्रक्चर, वो नहीं आपका स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो सकता, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही रोज और कॉलम जो होते हैं वो ग्रिड में लॉक्ड रहते हैं, तो वो आपका चेंज नहीं हो सकता। बाकी बुलेटेड लिस्ट को हम अपने हिसाब से स्मार्ट आर्ट में कर सकते हैं कन्वर्ट, प्लेन टेक्स्ट को कर सकते हैं और इंटेंडेड टेक्स्ट को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 77 भी हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीसीपी आईपी इंटरनेट कम्युनिकेशन। हमने पढ़ रखा था टीसीपी आईपी, लेकिन इसमें उसने क्या किया हुआ, बहुत ही ज़्यादा एडवांस करके ये आपका एमसीक्यू बना दिया हुआ है। चलो देखते हैं फिर इसका क्या आंसर होगा। सही स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी, ये बता रखी थी कि टीसीपी जो है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस होता है। और एक और चीज़ बताई थी कि इसका जो टीसीपी का मेन काम है वो, जो आप सपोज करो हम डाटा किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, डेटा भेज रहे हैं, तो टीसीपी का काम है कि वो बिना किसी एरर के उस रेसिपिएंट के पास पहुंच जाए, ठीक है, और सही सीक्वेंस में पहुंचेगा और एक एक परफेक्ट ऑर्डर में आपका जो डेटा है वो पहुंचता है। अब टीसीपी ना गारंटी देता है कि तुम्हारे पास डेटा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन टाइमिंग की गारंटी नहीं देता वो ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को एक फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम पे ही तुमको मैं डाटा भेजूंगा। इसका काम होता है बस वो पहुंचा देगा किसी भी हालत में। अगर सपोज करो ये डाटा यहाँ से इसने, एक पैकेट है, सपोज करो 3 पैकेट डेटा इसने भेजा, एक चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा नहीं जा रहा है, तो तीसरा ये कुछ ना कुछ करके भेज देगा, लेकिन टाइमिंग की गारंटी नहीं देगा कि यार इस फिक्स टाइम पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसका जो होता है गारंटी डिलीवर एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स, लेकिन टाइमिंग नहीं बताएगा कि बहुत जल्दी होगा या बहुत लेट होगा, ठीक है। टाइम की गारंटी नहीं देता है टीसीपी। दूसरा इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि यूडीपी फास्टर होता है टीसीपी से, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन लेस कौन सा है मेरे को बताओ, यूडीपी है, और टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और यूडीपी ज़्यादा फास्ट क्यों होता है, जैसे टीसीपी एरर चेकिंग करता था ना, हर एक डेटा की एरर चेकिंग करेगा, अगर उसमें एरर है तो उसको फिर से भेजेगा, लेकिन यूडीपी क्या करेगा, ये एरर चेकिंग ही नहीं करता, ये सीधा बिना एक्नॉलेज किए ही भेज देता है। टीसीपी एक्नॉलेज भी करता है, ये याद रखना, ठीक है। टीसीपी एक्नॉलेज करता है, इसीलिए वो डेटा को क्या करता है, स्लो भेजता है एज कंपेरिजन टू यूडीपी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आईपी वर्जन 6 यूजिंग यूजेस 256 बिट ऑफ डेटा। आईपी वर्जन 6 एक तो 128 बिट के होते हैं, ठीक है, ना ही 256 बिट के। और लिखा हुआ आईसीएमपी इज यूज प्राइमरली फॉर एप्लीकेशन लेयर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द वेब सर्वर। बताओ, मैंने आईसीएमपी का ये बताया था। इसका काम होता है डायग्नोस्टिक करने का, अगर कोई नेटवर्क आपका वीक है या कमज़ोर है, ये उसको ठीक करता है,
ठीक है। एरर एरर चेक करता है आपके नेटवर्क्स में, अगर उसमें कोई एरर है तो उसको उठाता है। ये होता है आपका ICMP का फुल फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका कोई भी डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं होता। डेटा ट्रांसफर के लिए क्या होता है यार, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP होता है, ठीक है। तो ये तो करवा रखा था मैंने, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, मुझे पता है कि आप सबने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर तो है, ये बताया था, लेकिन कीबोर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है। कंपाइलर हार्डवेयर तो होता है, लेकिन रैम कब से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होने लगा। CPU आपका हार्डवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अडोब स्कैन कब से हार्डवेयर होगा, तो ये सबका सही होना चाहिए। अब ये जो है, ये आपको सीधे सीधे ये परफेक्ट एनालिटिकल MCQs होता है, ठीक है। ये आपका एनालिटिकल MCQ है। बोल रहा है कंप्यूटर एज ए क्वाड कोर CPU विद ए 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 16 GB रैम है एंड ए 1 टेराबाइट की उसकी क्या है, SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ए प्रोग्राम दैट यूजेस मैनी थ्रेड्स एंड परफॉर्म्स frequent disk operation is running very slowly and sometimes crashes. What is the most likely cause? Cause पूछ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको एनालिटिकल के स्पेलिंग भी गलत लिख दिए। एक सेकंड देखो। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसने फीचर दे आपके CPU के कंप्यूटर के क्या क्या फीचर इसने दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले जो इसका हार्डवेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्वाड कोर CPU है, मतलब 4 CPU लगे हैं, 4 CPU आ गए इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ 16 GB रैम है, ठीक है, और 1 टेराबाइट की आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD है, मतलब बहुत फास्ट स्टोरेज है। तो इसके मतलब अगर मैं बात करूँ, इसका कोई CPU की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लार्ज SSD कॉजिंग स्लो डिस्क एक्सेस। अगर ज़्यादा स्पेस है तो स्लो डिस्क एक्सेस हो ही नहीं सकता, और प्रोसेसर भी इसका फास्ट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मैं समझाता हूँ। देखो, सिस्टम तो आपका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रोग्राम में दिक्कत है। अब प्रोग्राम में क्या कैसी दिक्कत है, देखो, एक प्रोग्राम सपोज करो चल रहा है, उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ छोटे छोटे भी ऑलरेडी छोटे छोटे काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है, छोटे छोटे काम हो रहे हैं, छोटे छोटे सब टास्क हो रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर जब छोटे छोटे सब टास्क होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे टास्क चल रहे होते हैं, CPU क्या करता है, अपना ज़्यादातर टाइम इन थ्रेड्स को मैनेज करने के बीच में लगा देता है, ठीक है। और मैनेज करते करते के बीच में जो टाइम लगाता है, उससे क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें लैगिंग आती है, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और इसी चीज़ को जब CPU अपना सारा टाइम इन थ्रेड्स को मैनेज करने में लगाता है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये याद रखना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। इस पे अगर सवाल आए तो आंसर यही होगा। CPU जब भी एक प्रोग्राम के छोटे जो सब टास्क होते हैं उसको मैनेज करने में अपना टाइम लगाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश करता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई मेमोरी यूजेज, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ आप पूछोगे कि सर यहाँ पे हाई मेमोरी यूजेज भी तो लिखा है, इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले वो जो प्रोग्राम रन हो रहा होगा ना, उसका मतलब ये है कि उसकी कोडिंग बहुत बेकार की गई है। कोडिंग बेकार की गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस प्रोग्राम का डेटा जो हो रहा है वो लीक कर रहा है। डेटा लीक होने की वजह से जो आपकी रैम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रही है, फुल हो जा रही है। रैम क्या हो जा रही है, पूरी की पूरी भर जाती है, और इसी की वजह से जो है आपका प्रोग्राम क्रैश करता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ हाई मेमोरी यूसेज। तो दिक्कत आपके कंप्यूटर में नहीं है, दिक्कत आपके प्रोग्राम में है, ठीक है। मैंने पूरे अच्छे से इसको बता दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे, ठीक है। आई होप ये सबका ठीक हो, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था 68 वाला, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिटेल में क्या ही करवाना। जिस भी स्टूडेंट ने किया बिल्कुल सही आंसर लगाया, इसका डी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इसके लिए ना एक थोड़ा सा बेसिक समझ लो, क्योंकि आपको ये MCQ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है।
अब क्या करें यार, जेके एसएसबी अब पता नहीं क्या ही करवा के मानेगा। फिर भी आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ जाए। देखो, ये मान के चलो ना, सीपीयू जो होता है ना, मेनली 3 टाइप के आपके प्रोसेसेस करता है। एक होता है हाई प्रायोरिटी, जिसको सीपीयू सबसे ज़्यादा, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा टाइम देता है। हाई प्रायोरिटी में आपका सपोज़ कर लो आ जाता है, जैसे कोई सिस्टम का है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई वो है, मैं बात करूँ प्रोसेस है, जिसमें आपको सिस्टम इंटरप्ट हो रहा है और उसे क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है, हैंग वगैरह कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है, ठीक करना है। दूसरा प्रोसेस आता है मीडियम। अब मीडियम में क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल ऐप, आप कोई भी आप नॉर्मल ऐप, म्यूजिक ऐप अपना चला रहे हो, तो सीपीयू ने उसको दूसरा टाइम दिया, उसको मीडियम पे रखा है। और तीसरा जो कैटेगरी आती है वो होती है लो वाली, लो प्रायोरिटी की। ये बैकग्राउंड में आपकी कोई टास्क चल रहा है, सपोज करो घड़ी चल रही है, ठीक है, बैकग्राउंड में। 3 टाइप के आपके यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेसेस बताए। अब होता क्या है ना, पहला कंसेप्ट जो आता है वो आता है प्रायोरिटी इन्वर्जन का। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा सीपीयू, इसको देगा ना। अब सपोज करो कि ये हाई प्रायोरिटी आपका है और इसका एक रिसोर्स किसके पास पड़ा हुआ है, मीडियम वाले के पास। और मीडियम वाले ने इसे क्या कर रखा हुआ है, लॉक कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, क्रैश कर रहा है। तो ये वाला जो रिसोर्स है वो हाई को मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये वाला हाई वाला जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन। क्योंकि ये वाला जो मेन प्रायोरिटी वाला काम है ये हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसका रिसोर्स किसके पास पड़ा हुआ है, मीडियम के पास पड़ा है या लो के पास पड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है इसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन। देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, प्रायोरिटी इन्वर्जन कैन ऑकर व्हेन ए लो प्रायोरिटी प्रोसेस होल्ड ए रिसोर्स दैट ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नीड्स। तो पहला, आई होप आपको चीज समझ आई होगी। दूसरा कह रहा है, अंडर प्रायोरिटी इनहेरिटेंस द लो प्रायोरिटी प्रोसेस टेम्परली इनहेरिट्स द हाइयर प्रायोरिटी टू अवॉइड ब्लॉकिंग। अब देखो, जो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस होता है ना, वो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए होता है। क्या होता है, इसी प्रायोरिटी इन्वर्जन को जो रिजॉल्व करने की टेक्निक होती है उसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा ना, जिस लो प्रायोरिटी के पास, जिसे लो प्रायोरिटी प्रोसेस के पास जो वो रिसोर्स पड़ा होगा, उस लो प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या कर देगा, वो हाई प्रायोरिटी दे देगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर वो जो रिसोर्स है वो वेला हो जाए और किसको मिल जाए, जो पहले का आपका हाई प्रायोरिटी प्रोसेस था। तो समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टेम्परली उस लो प्रायोरिटी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी दे देता है, ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करे और वो जो फाइल है, वो जो रिसोर्स है, वो वापस से उसको मिल जाए जिसको पहले ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। अब बात करते हैं स्टारवेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टारवेशन क्या होती है। देखो, अब मैं आपको स्टारवेशन का कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है। साथ साथ में आप लिखना भी। देखो, स्टारवेशन क्या होता है, मान लो मान लो 10 जो हैं, 10 आपके हाई प्रायोरिटी क्या है, प्रोसेस है 10, सो ऑन 10, और एक आपका लो है, ठीक है। और ज़्यादा कितने हैं मेरे को बताओ, ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाले हैं और लो प्रायोरिटी वाला एक ही है। अब ज़्यादा सीपीयू किसको पहली प्रेफरेंस देगा, जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं। ये वाला बच जाएगा ना, इसको टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। इसी इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टारवेशन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टारवेशन। जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, कौन से, हाई प्रायोरिटी वाले, और उस चक्कर में जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है उसे टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, वो भूखा रहता है, ठीक है, इनडेफिनेट टाइम तक। इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में ये इसीलिए कह रहा है कि क्या इनहेरिटेंस के बाद भी स्टारवेशन होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि स्टारवेशन क्या है, अगर मैं बात करूं, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस सिर्फ तब तक काम आती है जब तक आपका प्रोसेस के पास वो चीज़ लॉक है। जैसे ही वो अनलॉक होकर फाइल छोड़ेगा, उसकी प्रायोरिटी फिर से लो हो जाएगी। और अगर सिस्टम में लगातार हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ही आते रहेंगे, तो जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे कभी सीपीयू मिलेगा ही नहीं काम करने के लिए, ठीक है, वो भूखा ही रह जाएगा। तो इनहेरिटेंस के बावजूद भी आपकी स्टारवेशन होगी, तो फोर्थ भी आपका सही हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी सी टर्म्स थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कोशिश करना यार चीज़ों को समझने की। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि इसी टाइप के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सीपीयू आर्किटेक्चर के कोर चीज़ें हैं, वो मैं सारी करवाऊंगा।
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिटेल में सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। FAA का जो भी कंप्यूटर वाला पार्ट है मैं करवाऊँगा आपको डिटेल तरीके से, बेसिक से सुपर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। जैसा JK SSB पूछना चाहती है पूछे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड में, थर्ड गलत है, क्योंकि थर्ड में लिखा हुआ है प्रायोरिटी इन्वर्जन कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड इफ ऑल प्रोसेस आर शेड्यूल्ड इन ए राउंड रॉबिन फैशन। मैंने आपको राउंड रॉबिन का कंसेप्ट बताया था कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रोसेस को एक बराबर टाइम दिया जाता है, टाइम क्वांटम दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो रिसोर्सेज को लॉकिंग को अनलॉकिंग करने में मदद नहीं करता, ठीक है। वो काम किसका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम होता है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस का काम होता है, ठीक है, राउंड रॉबिन का नहीं होता। तो थर्ड गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग कर सकते थे, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैम इज नॉन वोलेटाइल, रैम हमें पता है वोलेटाइल मेमोरी होती है, सीधे गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रोम अलोज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शनिंग, रीड ओनली मेमोरी नाम है इसका, तो राइट कैसे हम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कैच मेमोरीज फास्टर देन द मेन मेमोरी, बिल्कुल, एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ CPU डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्या CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है HDD या SSD को, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो डी भी हमारा गलत होता है, सी इज द राइट आंसर। ये वाला सिंपल था, ठीक है। आगे वाले पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग CPU ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। 64। अगर आपने टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़े हैं जैसे प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तब आप ये सवाल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये भी एडवांस टॉपिक है यार, मुझे नहीं पता ये सब क्यों पूछ रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन का, नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा, आपका जो एड्रेस है वो स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट इतनी बेकार दी हुई है ना, ये तो पहला गलत है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटरप्ट, इंटरप्ट का क्या मतलब होता है, रोक टोक। लिखा हुआ है इंटरप्ट तब होगा जब आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रोग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है तो इंटरप्शन किस चीज़ की, इंटरप्शन हमेशा इन बिटवीन होती है प्रोग्राम के, तो ये भी सीधे सीधे गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड, और ये मैंने आपको करवाया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, जो अब मैंने आपको टेस्ट शीट्स दी थी उसमें ये MCQ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो करंट इंस्ट्रक्शन को डिकोड और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिसे डिकोड या एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। और प्रोग्राम काउंटर किसको करता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किसका करता है, ठीक है, करंट जो अभी वाली होती है उसका, ये इसलिए सही हो जाएगा। डी लिखा हुआ ऑल मशीन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द सेम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया यार, ठीक है, क्योंकि हर काम का प्रोसेस अलग होता है। क्योंकि एक, अगर मैं बात करूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, किसी को ऐड करना है, किसी को डिवाइड करना है, एक बड़ा सा डेटा उसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबका, अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूशन सबका अलग अलग होगा, तो सेम क्लॉक साइकिल कैसे मिलेगी, सेम नंबर कैसे मिलेगा, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। देखो एक्सेल का ना सिंपल है, ये इसने सीधे बोला हुआ है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टूडेंट स्कोर आर लिस्टेड इन कॉलम बी एंड कॉलम सी, मैथ्स के लिए कॉलम बी है और साइंस के लिए कॉलम सी है। विच फार्मूला करेक्टली काउंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 इन मैथ एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 इन साइंस, ठीक है। देखो अब सिंपल फंडा ये समझना, एक्सेल में हम जब भी किसी एक कंडीशन पर चीज़ें अगर हमें काउंट करनी, सिर्फ एक कंडीशन पर, तब इस्तेमाल होता है काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे मैथ्स है और साइंस है, तब सिर्फ एक ऐड आ जाता है आगे, काउंट इफ एस लग जाता है, क्या लग जाता है, काउंट इफ एस, लास्ट में एस लगाकर। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही में, यहाँ ये तो प्रोडक्ट होगा नहीं, यहाँ पे इफ है तो सीधा ए आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल था, तो ये कर दिया मैंने आपका जो जूनियर असिस्टेंट का था पेपर डिकोड, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने आपको बताया, एक एक टॉपिक बताया, कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सब टॉपिक्स थे, सभी मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे यही आ जाती है कि तैयारी इसकी कहाँ से करनी है, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप कोई भी किताब पढ़ लो, आप PK सिन्हा की किताब पढ़ लो, वो एडवांस किताब है, ठीक है, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो वो चीज़ रटने का क्या फ़ायदा।
ठीक है? अगर एग्ज़ामिनर थोड़ा-सा घुमा के सवाल पूछ लेगा और आपने सिर्फ रट्टा मारा होगा, तो आप कर नहीं पाओगे ना। और वैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड और लॉजिकल एमसीक्यूज़ वो पूछ रहा है, ठीक है? तो मेरी यही सलाह है कि मैं जितने भी टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ, वो मैं करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, फ़ा और एसआई के लिए, ठीक है? तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? और जैसे-जैसे वो क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको जो उस टॉपिक की पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो आपको वहाँ से करना है, ठीक है? तो जितने भी क्लासेस आएँगी अब एफडबलए की एमसीक्यू सेशन आएँगे, आपको पता है लर्न विद एमसीक्यू सीरीज़ से हम कंप्यूटर करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, बेसिक से एडवांस तक चीज़ें सारी कंप्लीट करेंगे। और मेजर जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि सीपीयू आर्किटेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हमने करना है, क्योंकि उसी के जो एमसीक्यूज़ थे वो हार्ड थे, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे वहाँ से सब कुछ कवर करेंगे। एफडबलए का पूरा कंप्यूटर मेरी ज़िम्मेवारी आपको करवाना। एक ही क्लास अभी करवाई है वो नेटवर्किंग डिवाइसेज़ पे, वो ज़रूर देख लेना। अब से जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर होंगी, लर्न विद एमसीक्यू सीरीज़ की कंप्यूटर फॉर एफडबलए, और साइंस भी साथ-साथ में हम करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने कर दिया डिकोड, ठीक है? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखो।